हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 3 पेपर 2 और इसमें आप पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हमने इसके पहले विश्व बैंक को पढ़ा था, तो हम इसको शुरू करते हैं। इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य रहे थे। इसका जो स्थापना का निश्चय था वो 1944 में ब्रेटन वुड्स में 44 राष्ट्रों के सम्मेलन में किया गया था। और समझौतों की धारा 1 के अनुसार इसके उद्देश्य कई थे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति करने के लिए, विनिमय नियंत्रणों को हटाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन में असाम्यता को कम करने के लिए, दीर्घकालीन पूंजी के विनियोग के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि व दीर्घ संतुलित विकास के लिए, बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली की स्थापना के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए और विनिमय दरों में स्थायी बनाने के लिए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए IMF की स्थापना की गई। और प्रथम और मुख्य उद्देश्य यही था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि की जाए और मौद्रिक सहयोग के द्वारा विश्व शांति की स्थापना में मदद मिले। तो इसके पास विशेषज्ञों का एक दल होता है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं के हल संबंधी सुझाव देता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोष सभी प्रकार के विनिमय नियंत्रणों को निरुत्साहित करता है। भुगतान असंतुलन हो जाता है यदि यह भुगतान संतुलन में असाम्यता है तो उसे अल्पकाल में ठीक करने के लिए क्रियात्मक प्रयोग प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन्स भी देता है। दीर्घकालीन पूंजी का इन्वेस्ट करने की व्यवस्था करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और संतुलित विकास के लिए कई प्रयास करता है। बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली की स्थापना भी ये करता है। राष्ट्रों के बीच चालू व्यवसाय में बहुपक्षीय भुगतान पद्धति की स्थापना करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं लेन देन में सुविधा होती है। दूसरे शब्दों में यदि हम इसे समझें तो यह विभिन्न देशों की मुद्राओं को आपस में परिवर्तनशील बनाकर किसी भी भुगतान में सरलता प्राप्त करने में सहायता करता है। आर्थिक सहायता देता है ये किसी भी देश को किसी भी देश की मुद्रा में। विनिमय दरों को स्थायी बनाने में ये मदद करता है। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मैंने बोला ये उद्देश्य ही इसके कार्य होंगे, क्योंकि जिन उद्देश्यों के लिए IMF की स्थापना की जा रही है वही तो कार्य उसको करने होंगे। तो हम इसको चाहे तो उद्देश्य समझे चाहे कार्य समझे, बात एक ही है। विनिमय दरों को स्थायी बनाने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए, बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली की स्थापना के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और संतुलित विकास के लिए, दीर्घकालीन पूंजी के विनियोग के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के लिए, इन सब के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। तो कार्य भी ये इन्हीं के लिए करेगा। अब बात करते हैं IMF की सदस्यता, पूंजी तथा अभियंश, मेंबरशिप, कैपिटल एंड कोटा ऑफ IMF। सदस्यता की हम बात करते हैं तो जो IMF के नियमों और उपनियमों को स्वीकार करके उनके पालन का वचन देता है जो देश, वही इसका सदस्य बन जाता है। इसी तरह कोई भी देश सूचना दे करके सदस्यता का त्याग भी कर सकता है। यदि कोष के नियमों और आदेशों का पालन नहीं कर रहा है कोई देश तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और कोष की सदस्यता समाप्त करने से पूर्व सदस्य देश को पहले चेतावनी दी जाती है और चेतावनी की उपेक्षा पर कोष की जो वार्षिक बैठक होगी उसमें सदस्यता से हटाने का प्रस्ताव किया जाता है और बहुमत से प्रस्ताव पास होने पर उस देश को कोष की सदस्यता से हटा दिया जाता है। अब कोष के सदस्यों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला तो वो जिन्होंने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था, उन्हें क्या कहा गया, प्रारंभिक सदस्य। और दूसरा वो जो सदस्य बाद में सदस्य देश बने वो सामान्य देश कहलाए, जिसे सोवियत रूस तथा अन्य साम्यवादी देश कोष मुद्रा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। 1991 में सदस्यता के लिए इन देशों ने आवेदन किया था और 1991 में से लेकर 92 में सोवियत रूस के 15 अलग अलग गणराज्यों को IMF की सदस्यता दी गई थी। और जनवरी 2007 तक पूर्व यूगोस्लाव मोंटेनिग्रो गणराज्य के मुद्रा कोष का सदस्य बन जाने से इसकी सदस्य संख्या 185 हो गई है। पूंजी और अभियंश की यदि हम बात करें तो इसकी पूंजी समस्त देशों के अभियंशों के योग से बनी है। मुद्रा कोष के प्रत्येक सदस्य देश का अभियंश निर्धारित कर दिया जाता है और अभियंश का निर्धारण उस देश की राष्ट्रीय आय, स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय कोष और व्यापार शेष की स्थिति को ध्यान में रख करके किया जाता है। ऐसा नहीं है मनमर्जी से हो जाएगा। उस देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उस देश के विदेशी विनिमय कोष, स्वर्ण कोष और व्यापार की स्थिति को ध्यान में रख करके अभियंश निर्धारित किए जाएंगे। संबंधित देश के चाहने पर
कुल मत शक्ति का 85% उसके पक्ष में होने पर वह अभियंश में परिवर्तन भी कर सकता है। यदि मान लो उसको अभियंश और बढ़ोतरी करनी है या कमी करनी है, तो उस देश का, यदि वो देश ऐसा चाहता है, तो कुल मत शक्ति का 85% यदि उसके पक्ष में होते हैं, यानी कि 85% ही लोग यह कह देते हैं कि हाँ वो अभियंश में परिवर्तन कर सकता है, तो फिर वो कर सकता है। और प्रत्येक सदस्य देश अपने अभियंश का 25% भाग केवल विशेष आहरण अधिकार SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स अथवा कोष की अनुमति से अन्य देशों की मुद्रा में होता है। और अभियंश का शेष जो 75% होता है वो स्वयं की मुद्रा में होगा, यानी कि जो जिसका जितना कोष है उस 100% में से 25% तो SDR होगा और 75% उस देश की स्वयं की मुद्रा में होगा कि उसकी करेंसी क्या है। पूंजी एवं अभियंशों में वृद्धि, इंक्रीज इन कैपिटल एंड कोटा। कोष की प्रारंभिक पूंजी 1000 करोड़ डॉलर थी, परंतु सोवियत रूस द्वारा सदस्यता स्वीकार न किए जाने और तथा अपना 120 करोड़ डॉलर का अभियंश न देने पर मुद्रा कोष के कुल साधन कितने हो गए? 880 करोड़ डॉलर। तो इस राशि को सदस्य देशों में बांट दिया गया। प्रारंभिक पूंजी में सबसे अधिक अभियंश किसके थे? अमेरिका के। कितने? 275 करोड़ डॉलर। और भारत का प्रारंभिक कितना था? 40 करोड़ डॉलर। दिसंबर 1997 में कोष की पूंजी कितनी हो गई? 14,600 करोड़ SDR या फिर 19,900 अमेरिकी करोड़ 900 अमेरिकी 19,900 करोड़ अमेरिकी डॉलर। इसमें समय समय पर वृद्धि करता रहता है मुद्रा कोष। 12वें और 13वें अभियंश पुनर्निर्धारण में और मुद्रा कोष के अभियंश में कोई वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया गया था। और 31 मई 2008 तक इसकी अभियंश पूंजी 352 बिलियन SDRs तथा कुल अभियंश 217.4 बिलियन SDRs थे। अभी इसमें इस टेबल को आप देखो तो इसमें दे रखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का, जापान का, जर्मनी, चीन, फ्रांस, इनका कितना कितना हिस्सा है 13वीं समीक्षा के अंतर्गत। इसके अलावा भारत का कितना है। भारत का वर्तमान अंश ये है IMF की एनुअल रिपोर्ट 2008। इसके अनुसार 4158.2 मिलियन SDR है, जो कि कुल अभियंशों का 1.91% है। सदस्य देशों का अभियंशों का निर्धारण प्रत्येक सदस्य देश का सदस्य बनने से पूर्व ही निर्धारित कर दिया जाता है। अभियंश में परिवर्तन 85% सदस्यों का बहुमत होने और संबंधित देश की स्वीकृति मिलने पर ही किया जा सकता है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। सदस्य देशों को अभियंश निर्धारण में देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऋण लेन देन की क्षमता, राष्ट्रीय आय, स्वर्ण व विदेशी विनिमय कोष आदि बातों का ध्यान रखा जाता है और उसके अनुरोध करने पर उसका अभियंश बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे 1982 में सऊदी अरब का अभियंश उसके विशेष अनुरोध पर 1040.1 मिलियन SDR से 2100 मिलियन SDR कर दिया गया। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ IMF। मुद्रा कोष के संगठन और प्रबंध को हम समझेंगे। मुद्रा कोष के संगठन में प्रशासन मंडल, कार्यकारी संचालन मंडल, प्रबंध संचालन, स्टाफ और एक परिषद शामिल है। इस संगठन के संबंध में निर्णय प्रशासन मंडल द्वारा कुल मत शक्ति के 85% मतों द्वारा किया जाता है, यानी कि जो भी डिसीजन होगा वो 85% मतों के आधार पर होगा कम से कम। प्रशासन मंडल तथा कार्यकारी संचालक मंडल ने समय समय पर अस्थायी तथा स्थायी समितियां नियुक्त की हैं, जैसे इंटरिम कमेटी तथा प्रशासन मंडल द्वारा नियुक्त समिति। प्रशासन मंडल तथा कार्यकारी संचालन मंडल मुद्रा कोष के अंश तथा अधिकारों का प्रयोग करते हैं और इनके निर्णयों के से सदस्य तथा कोष दोनों में बाध्य होते हैं। यह परिषद समितियां केवल सिफारिश देने एवं सलाह देने का ही इसमें कार्य करती हैं। और कोष के संगठन के अंगों का यदि हम संक्षिप्त विवरण समझे तो वो इस प्रकार से हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, प्रशासन मंडल को इसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसका गठन प्रत्येक सदस्य देश द्वारा नियुक्त एक गवर्नर तथा एक स्थानापन्न गवर्नर होता है। इसका सदस्य कौन कौन से होंगे? किसी भी उस सदस्य देश जो कि इसका सदस्य है के द्वारा नियुक्त एक गवर्नर और एक स्थानापन्न गवर्नर, यानी कि प्रत्येक देश से 2 होंगे। सदस्य देश द्वारा नियुक्त गवर्नर तथा स्थानापन्न गवर्नर उस समय तक कार्य करते रहते हैं जब तक सदस्य देश नई नियुक्ति नहीं कर देता। मान लो अभी हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत का जो नियुक्त गवर्नर होगा, भारत के द्वारा जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा वो, और उसके अलावा एक और स्थानापन्न होगा, वो तब तक कार्य करेंगे जब तक कि भारत देश वो उस गवर्नर या स्थानापन्न गवर्नर की
जगह पर दूसरे की नियुक्ति नहीं कर देता है। एक देश अपने वित्त मंत्री अथवा केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष को आईएमएफ के गवर्नर के पद पर नियुक्त करता है सामान्यतः। तो भारत के संदर्भ में ये या तो वित्त मंत्री होगा या फिर केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष, और वर्तमान में कौन है? शशिकांत दास। परंतु सदस्य देश को यह पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह किसी भी व्यक्ति को मुद्रा कोष का गवर्नर नियुक्त कर सकता है, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो आरबीआई के प्रेसिडेंट को ही गवर्नर के रूप में नियुक्त करे आईएमएफ के। स्थानापन्न गवर्नर कोष की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु गवर्नर की अनुपस्थिति में ही मतदान में भाग ले सकता है। अब देखिए, जो आपका स्थानापन्न होगा वो कार्यवाहियों में तो भाग लेगा, लेकिन उसको वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, और वोटिंग राइट्स उसको कब होंगे? जबकि गवर्नर नहीं होगा। प्रशासन मंडल की वार्षिक सभा सितंबर और अक्टूबर में होती है, परंतु संशोधित नियमन के अनुसार वार्षिक सभा आवश्यक नहीं है। प्रशासन मंडल बैठकों के बगैर भी डिसीजन ले सकता है, और कोष की महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण प्रशासन मंडल द्वारा ही किया जाता है। तथा प्रशासन मंडल की विशेष बैठक द्वितीय संशोधन के बाद 15 सदस्यों के आग्रह पर भी बुलाई जा सकती है। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की यदि हम बात करें तो इसमें कुल टोटल 24 सदस्य होंगे, जिनमें से 7 की नियुक्ति आईएमएफ के सबसे अधिक अंश रखने वाले सदस्य देशों द्वारा की जाएगी। 24 में से 7 की नियुक्ति तो करेंगे आईएमएफ के सबसे अधिक अभिअंश वाले सदस्य देश। बाकी के कितने बचे? 17। तो बाकी के जो 17 होंगे वो क्षेत्रानुसार 2 साल के अंतराल से सेलेक्ट किए जाते हैं। कार्यकारी संचालक मंडल का अध्यक्ष कोष का प्रबंध संचालक होता है। इस प्रकार कार्यकारी संचालक मंडल का गठन 7 संचालकों, 18 चुने हुए संचालकों तथा कोष के प्रबंध संचालक जो कार्यकारी संचालक मंडल का अध्यक्ष होता है उनसे होता है। तो सबसे अधिक अंशों वाले देशों की यदि हम बात करें तो वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, जर्मनी और सऊदी अरब है। इन्हें एक एक सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है। बाकी के जो 17 सदस्य हुए उनमें से 6 तो सुदूर पूर्व और प्रशांत महासागर से होंगे, 3 अफ्रीकी देशों से होंगे, 3 लैटिन अमेरिकी, 3 यूरोपीय तथा 1 कनाडा से चुना जाता है। कार्यकारी संचालक की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कुछ रूपों में वह कोष का लेखाधिकारी होता है, परंतु अपने कार्यों को पूरा करने में कोष के प्रति दायी नहीं होता है। कार्यकारी संचालक कोष तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र के देशों के मध्य संचार का माध्यम का कार्य भी करता है। इसके अलावा वह उन सब अधिकारों का प्रयोग करता है जो कि आईएमएफ के अंतर नियमों में प्रदान किए गए हैं। और जो प्रशासन मंडल द्वारा इसे भारापित किए जाते हैं उनको भी वो प्रयोग करेगा। कार्यकारी संचालक मंडल द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार कोष की समस्त क्रियाओं से संबंधित होंगी, जैसे कि कोष के नियंत्रण की क्रिया है, पर्यवेक्षण की और वित्तीय कार्यों से संबंधित क्रियाएं हैं। तो इसका विस्तृत अधिकार, इसका निरंतर सत्र में रहना और सदस्यों से संपर्क कोष की कार्यप्रणाली में इसकी केंद्रीय भूमिका बताता है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स और स्टाफ की यदि हम बात करें तो दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए प्रबंध संचालक नियुक्त किया जाता है। यह संचालक मंडल के बाहर का व्यक्ति होता है। संचालक मंडल के अंदर से कोई भी व्यक्ति का चुनाव नहीं किया जाता है एमडी के रूप में। यह बैठकों की अध्यक्षता का कार्य करता है। कार्यकारी संचालक मंडल के निर्देशन में दैनिक कार्यों का संचालन करता है। यह स्टाफ का मुखिया होता है। आईएमएफ के स्टाफ का प्रमुख मुखिया एमडी होगा, और एमडी जो होगा वो गवर्नरों और कार्यकारी संचालकों के द्वारा सदस्य देशों से प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में सर्वसम्मति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मताधिकार की यदि हम बात करें, वोटिंग पावर की, तो आईएमएफ के सभी निर्णय मताधिकार द्वारा लिए जाते हैं, और प्रत्येक देश को सेम वैसे ही जैसे विश्व बैंक का था आपका 250 प्लस पर शेयर वोट के अकॉर्डिंग होगा। प्रति अंश पर 1 वोट का राइट होगा, यानी कि ये प्रति अंश कौन से होंगे? प्रति 1 लाख एसडीआर्स पर, प्रति 1 लाख एसडीआर्स के अभिअंश पर 1 वोट का अधिकार होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए हमने इसमें इंडिया को लिया है कि भारत का अभिअंश वर्तमान में 41,582 लाख एसडीआर्स है। तो भारत को वोट्स का जो टोटल वोटिंग राइट होंगे वो कितने होंगे? 250 प्लस 41,582 मत होंगे। कोष की कार्यप्रणाली और कार्यों को यदि हम समझे तो कार्यों को मैंने पहले भी बोला था, जिन उद्देश्यों के लिए आईएमएफ की स्थापना की जा रही है उन्हीं उद्देश्यों के लिए वो कार्य करेगा। तो कहीं ना कहीं वही उसके कार्य होंगे। अब देखो, जैसे मैं बताती हूँ आपको कि इसका मुख्य उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायित्व बनाए रखना है।
और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित और अवरोध रहित विकास में विश्वास रखता है ये। इसलिए विनिमय स्थायित्व की आवश्यकता होती है तथा सदस्य देशों में विनिमय और व्यापार पर अनावश्यक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए IMF कई कार्य करता है, जैसे द्वितीय संसाधनों के लागू होने से पूर्व समता दरों का निर्धारण और परिवर्तन। कोष की प्रारंभिक व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण अथवा अमेरिकी डॉलर में घोषित करना होता था। सदस्य देश द्वारा अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण अथवा डॉलर के में बता देने के बाद सभी सदस्य देशों की मुद्रा का विनिमय मूल्य निश्चित कर दिया जाता था और यही मूल्य जो है वो समता दर कहलाती थी। तो प्रारंभ में इसमें 1% कमी अथवा 1% वृद्धि की व्यवस्था थी, लेकिन 1971 के डॉलर संकट के बाद में स्मिथसोनियन समझौते में समता दरों में 2.25% की वृद्धि अथवा कमी की छूट दे दी गई। किसमें? सदस्य देशों की समता दरों में। प्रारंभ में 1% वृद्धि अथवा कमी और बाद में 2.25% वृद्धि अथवा कमी की व्यवस्था के साथ यह भी व्यवस्था की गई कि सदस्य देश अपनी समता दरों में इन परिवर्तनों के अतिरिक्त अधिक परिवर्तन भी मुद्रा कोष की अनुमति से अपने आधारभूत असाम्य को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए भी वो और भी चाहें तो IMF की अनुमति के द्वारा कर सकते हैं, और इसके लिए इनको कुछ नियमों की पालना करनी होगी। जैसे हम इसको डिस्कस करें, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करती हूँ, वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है।